नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी अम्मा। एक करोड़पति की बेटी को डॉक्टरों ने लगभग मृत घोषित कर दिया था। तभी अस्पताल की एक बूढ़ी आया ने कहा, मुझे उसकी नब्ज महसूस करने दो। रात के ठीक 2:30 बजे शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल की 7वीं मंजिल पर अचानक अफरा तफरी मच गई। आईसीयू के बाहर खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अंदर मशीनें लगातार तेज बीप कर रही थी। बेड पर 19 साल की अनन्या सिंघानिया बेहोश पड़ी थी। वो शहर के मशहूर उद्योगपति रोहन सिंघानिया की इकलौती बेटी थी, जिस लड़की के जन्मदिन पर पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता था। आज उसी की जिंदगी कुछ मशीनों की टिमटिमाती रोशनी पर टिकी थी। रोहन करोड़ों का मालिक था। उसके पास आलीशान बंगले थे, गाड़ियां थी और निजी विमान भी था। लेकिन उस रात अस्पताल के गलियारे में खड़ा वो पिता सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बार बार रोते हुए यही कह रहा था। सामने खड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर कश्यप ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। हमने अपनी पूरी कोशिश की है सिंघानिया साहब। रोहन की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। तो फिर डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अनन्या के दिमाग ने रिस्पॉन्स करना लगभग बंद कर दिया है। रोहन जैसे पत्थर का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बहुत अफसोस है। डॉक्टर ने सांत्वना देने की कोशिश की। रोहन ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। मेरी बेटी कल ही मुझसे लड़ रही थी कि उसे पहाड़ों पर घूमने जाना है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो। कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। तभी आईसीयू के अंदर से एक नर्स बाहर आई। सर, हमें परिवार से कुछ जरूरी कागजों पर दस्तखत करवाने हैं। रोहन दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। उसकी पत्नी की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। अनन्या ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसी कॉरिडोर के आखिरी कोने में 62 साल की जानकी अम्मा चुपचाप फर्श साफ कर रही थी। अस्पताल में उन्हें सब जानकी अम्मा कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कभी एक छोटे से सरकारी अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट रह चुकी थी। पति की मौत के बाद बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया था और पेट पालने के लिए वो इस निजी अस्पताल में सफाई का काम करने लगी थी। उस रात जानकी अम्मा ने डॉक्टरों की बात सुन ली थी। ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं है, पुतलियां प्रतिक्रिया नहीं दे रही। परिवार को मानसिक रूप से तैयार कर दीजिए। अम्मा का हाथ रुक गया। उनकी आंखें आईसीयू के शीशे पर टिक गई। कुछ देर तक वो अंदर अनन्या को देखती रही। फिर अचानक उन्होंने अपनी बाल्टी नीचे रख दी। 1 मिनट, अम्मा बोली। नर्स ने पलटकर देखा। क्या हुआ जानकी अम्मा? जानकी अम्मा ने पूछा। बेटी कब से इस बेहोशी में है? लगभग 4 घंटे से। उसका हाथ किस तरफ है? नर्स ने हैरानी से कहा। क्या मतलब? उसकी उंगलियां देखी थी? अम्मा, डॉक्टर ने सब चेक कर लिया है, नर्स ने झुंझलाकर कहा। जानकी अम्मा धीरे धीरे आईसीयू के दरवाजे के पास गई। मैं बस एक बार उसकी नब्ज महसूस करना चाहती हूँ। नर्स हंस पड़ी। अम्मा, यहाँ शहर के बड़े बड़े डॉक्टर खड़े हैं। जानकी अम्मा ने बेहद शांत आवाज में कहा। डॉक्टर दिमाग देखते हैं बेटी, लेकिन कभी कभी माँ का हाथ शरीर की वो बात सुन लेता है जिसे मशीनें नहीं सुन पाती। नर्स ने उन्हें हटाने की कोशिश की। तभी जानकी अम्मा ने कांच से अनन्या की ओर ध्यान से देखा। उनकी नजर अनन्या के दाएं हाथ पर टिक गई। रुको, वो अचानक घबरा गई। उसकी दाहिनी छोटी उंगली, क्या वो हिल रही है? नर्स ने ध्यान से देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। अम्मा, आपको भ्रम हो रहा है। नहीं, अम्मा की आवाज अचानक कठोर और दृढ़ हो गई। मैंने ये हरकत हजारों बार देखी है। इतने में रोहन वहां आ गया। क्या बात है? जानकी अम्मा ने उसकी ओर देखा। बापूजी, अपनी बेटी का हाथ मुझे 1 मिनट के लिए छूने दीजिए। रोहन ने गुस्से में कहा। आप सफाई कर्मचारी हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि मेरी बेटी। डॉक्टर ने कहा है कि उम्मीद बहुत कम है, अम्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। रोहन स्तब्ध होकर चुप हो गया। अम्मा ने अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। डॉक्टरों ने अनमने मन से अनुमति दे दी। जानकी अम्मा अंदर गई और उन्होंने अनन्या का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उनकी उंगलियां अनन्या की हथेली पर धीरे धीरे सरकी। फिर उन्होंने अनन्या के कान के पास जाकर फुसफुसाया। बेटी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो अपनी छोटी उंगली हिलाना। कुछ सेकंड तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक अनन्या की छोटी उंगली हल्की सी कांपी। नर्स के मुंह से चीख निकल गई।
डॉक्टर सब दौड़कर मॉनिटर के पास पहुंचे और तुरंत जांच शुरू की। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे संभव है? जानकी अम्मा ने कहा, क्योंकि वो अभी हार मानकर गई ही नहीं है। डॉक्टर ने दोबारा जांच की और अचानक बोले, इसके दिमाग में सूजन है, लेकिन कुछ न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स अभी भी मौजूद है। हम इसे बचा सकते हैं। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब मेरी बेटी, मतलब हमें एक और मौका मिल सकता है। अगले कई घंटों तक जटिल ऑपरेशन चला। जानकी अम्मा बाहर फर्श पर बैठी प्रार्थना करती रही। रोहन भी उनके पास आकर बैठ गया। पहली बार किसी करोड़पति ने अस्पताल की सफाई करने वाली महिला के सामने अपना सिर झुका दिया था। सुबह 7:30 बजे ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अनन्या की हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन हमने उसे बचा लिया है। रोहन वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। वो दौड़कर जानकी अम्मा के पास गया और उनके पैरों में झुक गया। आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। जानकी अम्मा ने उसे उठाकर कहा, नहीं बाबूजी, मैंने सिर्फ आपकी बेटी की उस पुकार को सुनने की कोशिश की थी जो मशीनों की बीप में दब गई थी। रोहन ने नम आंखों से पूछा, आपको इतना भरोसा कैसे था? जानकी अम्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि 30 साल पहले मेरा भी एक बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर इसी तरह पड़ा था। रोहन ने उनकी तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा था कि वो नहीं बचेगा। अम्मा की आंखें भर आई, लेकिन मैंने उसका हाथ थामे रखा था। वो बच्चा, जानकी अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की, वो नहीं बच सका। कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, उस दिन मेरा बेटा चला गया था, लेकिन उसकी आखिरी उंगली की हलचल आज तक मुझे याद है। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया हो ना बाबूजी, वो किसी दूसरे बच्चे की आखिरी उम्मीद को इतनी आसानी से मरते हुए नहीं देख सकती। रोहन के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ दिनों बाद अनन्या को होश आया। उसने सबसे पहले अपने पिता को देखा, फिर उसकी नजर कमरे के बाहर खड़ी जानकी अम्मा पर पड़ी। अनन्या ने कमजोर आवाज में पूछा, पापा, ये कौन है? रोहन की आंखें भर आई। बेटी, ये वो फरिश्ता है जिन्होंने तुम्हें हमसे दूर नहीं जाने दिया। अनन्या ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। जानकी अम्मा उसके पास आई और अनन्या ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अम्मा, बस ये एक शब्द और जानकी अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अगले महीने रोहन ने अस्पताल में जानकी अम्मा के नाम से एक मुफ्त मातृ शिशु सहायता केंद्र शुरू करवाया, लेकिन जानकी अम्मा ने अपनी सफाई की नौकरी छोड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे कोई बड़ा पद या कुर्सी नहीं चाहिए बाबूजी, बस इतना करना कि इस अस्पताल में किसी गरीब की आवाज सिर्फ इसलिए मत दबने देना क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। रोहन ने आदर से सिर झुका लिया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि महंगी मशीनें जिंदगी बचाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इंसानियत और संवेदना की कीमत कोई मशीन नहीं बता सकती। और जानकी अम्मा, वो आज भी अस्पताल के गलियारों में झाड़ू पोछा लगाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जब कोई नया व्यक्ति उन्हें ए पोछे वाली कहकर बुलाता है, तो रोहन सिंघानिया खुद आगे आकर कहता है, जुबान संभाल कर बात कीजिए। ये वही हाथ है जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी वापस लौटाई है। कभी कभी जिंदगी बचाने वाला हाथ सबसे अमीर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। इंसान की असली पहचान और उसकी कीमत उसके पैसों या कपड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो किसी अनजान इंसान के दर्द को समझकर उसके साथ कितनी निस्वार्थता से खड़ा होता है। क्या आपको भी लगता है कि आधुनिक मशीनों और विज्ञान के साथ साथ एक इंसान की संवेदना और तजुर्बा भी उतना ही मायने रखता है? अगर आप रोहन सिंघानिया की जगह होते तो जानकी अम्मा के इस उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमें अनुमति दीजिए। सुनते रहिए एनके हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।